के प्रकारों में जो वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे उसमें दो तरह के वर्गीकरण हम पढ़ चुके थे। कौन कौन से? लिखित और अलिखित संविधान, कठोर और लचीला संविधान, है ना। अब तीसरे तरह की अगर हम वर्गीकरण देखें तो तीसरे तरह का वर्गीकरण होता है एकात्मक और संघात्मक। ठीक है, एकात्मक और संघात्मक। कौन बताएगा एकात्मक और संघात्मक होता क्या है बेटा? किसी को पता है? नहीं। जहां एक ही प्रकार की शासन प्रणाली हो वो एकात्मक, और संघात्मक जिसमें दो या उससे अधिक कार्य प्रणालियां। क्या? शक्तियां या कार्य, है ना। ओके, और कोई? चलिए पहले समझ लेते हैं कि एकात्मक राष्ट्र और संघात्मक राष्ट्र होता क्या है, फिर संविधान पे आ जाएंगे। एकात्मक राष्ट्र वह राष्ट्र है, अभी मैं राष्ट्र बता रहा हूं, संविधान नहीं बता रहा हूं। एकात्मक राष्ट्र वह राष्ट्र है जहां पर एकमात्र राजनैतिक क्षेत्र मौजूद होता है। ठीक है, राजनैतिक क्षेत्र सिर्फ एक ही होगा। और संघात्मक क्षेत्र क्या होता है? जहां पर दो या अधिक राजनैतिक क्षेत्र होंगे, वो संघात्मक व्यवस्था हो जाएगी बेटा। ठीक है, अब जब दो या अधिक राजनीतिक क्षेत्र होंगे तो इसका परिणाम ये होगा कि यहां किसी संधि या समझौते के परिणाम स्वरूप संघ का निर्माण होगा। उदाहरण के तौर पे जब हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ है। फिलाडेल्फिया कांग्रेस में कुछ 13 कॉलोनियों ने आपसी सहमति और समझौते से संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण किया। ठीक है, और जब 13 अलग अलग प्रांतों ने एक संयुक्त राज्य अमेरिका को बनाया तो उन्होंने अपने कुछ अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो या अधिक राजनीतिक क्षेत्र होंगे जो किसी समझौते के परिणाम स्वरूप निर्मित होगा, और यहाँ पर जो राज्य क्षेत्र होंगे उसके पास अपनी स्वायत्तता भी होगी, किंतु सीमित रूप से, संपूर्ण स्वायत्तता नहीं होगी। क्लियर? मतलब अगर हम संघ की बात करें तो जब छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़े राजनीतिक क्षेत्र का निर्माण करें तो वो किस तरह का राष्ट्र होगा? संघीय राष्ट्र। ठीक है, और जहां पे पूरा का पूरा राष्ट्र सिर्फ एक ही राजनीतिक क्षेत्र होगा उस राष्ट्र को क्या कहेंगे? एकात्मक राष्ट्र। ठीक है, अब दो अलग अलग राजनीतिक क्षेत्र है तो क्या राज्य बाहर आ सकते हैं संघ से? जवाब है हाँ। संघात्मक राष्ट्र में कोई भी राज्य उस संघ से बाहर आ सकता है। उदाहरण के तौर पे आज के समय में अमेरिका में कितने राज्य है बेटा? 50। ठीक है, उस 50 राज्यों में से अगर कुछ राज्य चाहे तो संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, बाहर आके या तो अपना एक अलग राष्ट्र बना सकते हैं या किसी अन्य राष्ट्र में शामिल हो सकते हैं। क्लियर? ये तो हुई राष्ट्र की परिभाषा कि एकात्मक राष्ट्र कैसा होता है, संघात्मक राष्ट्र कैसा होता है। अब जहां एकात्मक है, एक ही राजनीतिक क्षेत्र है, वहां किसी तरह के समझौते की आवश्यकता होगी क्या? नहीं होगी। देखिए, ना तो किसी तरह के समझौते की आवश्यकता होगी,
और स्वायत्तता जैसी स्थिति की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि राज्य क्षेत्र ही एक है। क्लियर? ये अंतर क्या हुआ एकात्मक राष्ट्र में और संघात्मक राष्ट्र में। क्लियर है? अब आ जाते हैं संविधान की बात। तो जब हम एकात्मक संविधान की बात करें तो वो संविधान जो किसी एकात्मक राष्ट्र में लागू होगा वो एकात्मक संविधान। संघात्मक संविधान वो संविधान जो संघात्मक राष्ट्र में लागू होगा। और दोनों ही तरह के संविधानों की विशेषताएं अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पे जब हम बात करते हैं एकात्मक संविधान की, तो यहाँ पर सबसे मुख्य या जो सबसे बुनियादी विशेषता है वो है एकल संविधान। ठीक है? तो जहां भी एकात्मक संविधान होगा वहां एक ही संविधान होगा। ठीक है? और जहां संघात्मक संविधान होगा वहां पर दोहरा संविधान होगा। आई बात समझ में? उदाहरण के तौर पे अमेरिका में दो संविधान होते हैं बेटा, एक संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान और दूसरा राज्यों का संविधान। द्विसदनात्मक व्यवस्था अलग है बेटा। द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब होता है, वो व्यवस्था है, संविधान नहीं होता। द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब होता है जहां विधायिका के दो सदन होते हैं। ठीक है? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है? जैसे बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, वो द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ठीक है? तो पहला अंतर समझ में आया। एकात्मक और संघात्मक में क्या अंतर है? एकात्मक में एकल संविधान होगा और संघात्मक में दो संविधान। दूसरी विशेषता लिखो या दूसरा अंतर लिखो एकात्मक संविधान में, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। और संघात्मक में दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता। ठीक है? तो सिंपल है। भारत में किस तरह की नागरिकता, एकल या दोहरी? एकल? पक्का? नहीं, दोहरी है। कैसे बेटा दोहरी है? भारत में एकल नागरिकता है। कैसे? हम सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। क्या हम झारखंड के नागरिक हैं? क्या है हम? मतलब तुम लोग, हम नहीं, तुम लोग। तुम झारखंड के रहवासी हो, स्थायी निवासी भी जिसे कहा जाता है। ठीक है? नागरिक तुम सिर्फ भारत के हो। और कोई भी क्षेत्र भारत में ऐसा नहीं है जिसके पास दोहरी नागरिकता है। ठीक है? या तो व्यक्ति भारत का नागरिक होता है या भारत का नागरिक नहीं होता। दोहरी नागरिकता जैसा कोई चीज़ है ही नहीं। आई बात समझ में? क्लियर? ये दूसरा अंतर लिखो यहाँ पे दोबारा, या तुम लोगों ने लिख लिया है? लिख लिया है। तीसरा पॉइंट फिर यहाँ पर शक्ति का केंद्रीकरण होता है। ठीक है? शक्ति का केंद्रीकरण। और संघात्मक में शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा। कैसे बेटा? जब एक ही राजनीतिक व्यवस्था है तो सारे के सारे अधिकार उस एक ही के पास रहेंगे, तो समस्त अधिकार एक के पास शीर्ष स्तर पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रीकृत व्यवस्था। जहां समस्त अधिकार एक केंद्र में हो, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? केंद्रीकरण। और जब शक्तियों को बांट दिया जाए, कुछ केंद्र के पास, कुछ राज्य के पास,
मतलब निचले स्तर पर भी जब अधिकार दे दिए जाए तो उस व्यवस्था को क्या कहेंगे? केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। क्लियर है? कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? लग रहा है कुछ डाउट है जो तुम पूछ रहे थे पड़ोसी से। नहीं? अच्छा, कुछ और बातें चल रही थी, है ना? इसके बाद जो अगली विशेषता है एकात्मक संविधान की, वहां पर शक्ति का हस्तांतरण होता है। ऐसा नहीं होता बेटा कि अगर केंद्र के पास समस्त अधिकार है तो सारे काम केंद्र ही करेगा। वहाँ प्रांत भी है, ठीक है, स्थानीय शासन भी है, बट वो अधिकार किसके हैं? केंद्र के। जो केंद्र ने किसको दे दिए? प्रांतों को या फिर स्थानीय निकायों को। ठीक है, इसे आसान भाषा में इस तरह समझो, जब स्कूल में तुम लोग जाते होंगे तो स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी शिक्षक की, क्लास में व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी शिक्षकों की, है ना? बट कभी कभी शिक्षकों को काम आ जाता है तो वो क्लास छोड़ के चले जाते हैं, तब जिम्मेदारी किसको दे देते हैं? मॉनिटर को। मॉनिटर का काम उस समय क्या होता है बेटा? क्लास में व्यवस्था बनाए रखना। मतलब मॉनिटर के पास सिर्फ जिम्मेदारियां है, अधिकार है क्या? पढ़ा सकता है क्या वो आगे? नहीं, सिर्फ व्यवस्था बनाए रखेगा। अब वो डिपेंड करता है कि वो व्यवस्था बना पाता है या नहीं बना पाता है ना? अधिकतर स्थिति में नहीं ही बना पाता है ना, क्योंकि वो मॉनिटर भी तो उसी क्लास का हिस्सा है जिसमें उसके दोस्त भी बैठे हुए, वही दोस्त जो नहीं उसकी सुनने वाले हैं। यही होता है, कुछ गलत थोड़ी ना कह रहा हूं। मतलब अधिकार अंतिम रूप से किसके पास है? शिक्षक के पास ना। उसी तरीके से जो केंद्रीय व्यवस्था होती है एकात्मक संविधान में, वहां समस्त अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास। बट वो केंद्र क्या करता है? अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर देता है प्रांतों के पास या फिर स्थानीय निकायों के पास, और जब चाहे तब वो अधिकार वापस ले सकता है। ठीक है, ये हुआ एकात्मक संविधान में। वहीं संघात्मक की बात करते तो संघात्मक में क्या होता है? शक्ति का विभाजन। ठीक है, विभाजन हो जाता है। कैसे? ये केंद्र की शक्ति अलग, ये राज्य की शक्ति अलग। केंद्र की शक्तियों में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य की शक्तियों में केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पे अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में फेडरल सिक्योरिटी, संघीय सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र की। वहां पे राज्य का कोई काम नहीं है। उसी तरीके से राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्यों की। वहां केंद्र का काम नहीं है। तो FBI वहां पे अलग काम करता है बेटा, देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ, और हर एक राज्य का अपना अपना पुलिस प्रशासन है। तो राज्य के पुलिस प्रशासन में केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरी तरीके से विभाजन है, बांट दिया है, ये तुम्हारा ये मेरा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो पॉलिटी पढ़ाने की तुम लोगों को जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी थी? मंसूरी सर की। हिस्ट्री आशीष सर ने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो हर एक टीचर की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। उसी तरीके से संघीय व्यवस्था में क्या किया जाता है? शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, राज्य की शक्तियां अलग और केंद्र की शक्तियां अलग, और यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं होता। केंद्र की शक्तियों में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य की शक्तियों में केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। आई बात समझ में? इतना क्लियर है? इसके बाद जो अगली विशेषता है वो है कि एकात्मक संविधान में एकीकृत न्यायपालिका होती है। एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? कि न्यायपालिका भी कार्यपालिका के सहयोगी अंग के रूप में ही काम करती है। मतलब न्यायपालिका का भी वही काम है जो कार्यपालिका और विधायिका का है, उसी को आगे बढ़ाना। क्लियर?
और न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका और विधायिका का दखलंदाजी भी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एकीकृत व्यवस्था में है। आई बात समझ में? और जहां संघात्मक संविधान होता है वहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या होता है बेटा? कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका और विधायिका का किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ केंद्र की न्यायपालिका अलग होगी, राज्य की न्यायपालिका अलग होगी। ठीक है, और केंद्र और राज्य की न्यायपालिका में भी आपस में कोई संबंध नहीं होगा। जबकि एकीकृत में पूरे देश की न्यायपालिका एक ही संरचना में होगी और उसमें केंद्र का, कार्यपालिका का और विधायिका का हस्तक्षेप भी रहेगा। न्यायपालिका के लिए नीति निर्माण का काम विधायिका ही करेगी। न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करेगी? कार्यपालिका ही करेगी। ठीक है, जबकि स्वतंत्र न्यायपालिका में न्यायपालिका अपने निर्णय खुद लेगी, न्यायपालिका अपने नियमों का निर्माण खुद करेगी, और जो न्यायाधीश होते हैं अमेरिका में जब नियुक्त कर दिए जाते हैं उसके बाद वो तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए। ठीक है, मतलब वो सिर्फ नियुक्त होते हैं, उसके बाद वो सीधे परलोकी सिधारते हैं। ठीक है, तब तक वो जज पे बने रहते हैं, जज की पोस्ट पे, तब तक उन्हें हटाने की प्रक्रिया ही नहीं है। भाई सिंपल सी चीज़ है ना, इंडिया में कह लो या ब्रिटेन में कह लो, न्यायाधीश को डराया जा सकता है कि तुम्हें हटा दिया जाएगा। ठीक है, जबकि अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है, एक बार अपॉइंट हो गए मतलब हो गए, अब उसको हटाया ही नहीं जा सकता। तो वो स्वतंत्र है अपने कार्य के लिए। सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम्हें अपॉइंट कर दिया जाए, बोले अब तुम नहीं हटोगे मरते दम तक, तुम्हें किसी का डर पड़ा? फिर नहीं ना, मृत्यु तक कार्यकाल है ना बेटा, कार्यकाल ही मृत्यु तक है। डन। वो अलग सिनारियो, वो कर सकता है। तो इंसान तो हर साल मरते रहते हैं ना बेटा, रिटायरमेंट जैसा कोई सीन नहीं है। नया न्यायाधीश तब बनेगा ना जब कोई निपटेगा, जरूरत नहीं है। ठीक है, वो क्वालिफिकेशन हमारे यहाँ है, वहां थोड़ी ना नहीं है अमेरिका। हाँ, ये थोड़ी सी जटिल स्थिति है ना। अब इसका जवाब मैं पहले अमेरिका का संविधान पढ़ूंगा बेटा, क्योंकि आज से पहले किसी ने ये सवाल पूछा नहीं कि अगर वो पागल हो गया सर तो, है ना। अब मुझे अमेरिका का संविधान पढ़ना पड़ेगा, है ना, फिर पढ़ने के बाद बताऊंगा कि क्या हो सकता है ना, जवाब दिया जाएगा तुम्हें इसका। ठीक है, तो ये हो गया एकात्मक संविधान की विशेषताएं और संघात्मक संविधान की विशेषताएं। ठीक है, अब इस आधार पे मुझे बताओ भारत का संविधान किस तरह का है, एकात्मक या संघात्मक? कितने लोग कह रहे एकात्मक और कितने लोग कह रहे संघात्मक? एक भी नहीं। अरे भारत में एकल संविधान है, एकल नागरिकता है, बस शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, शक्तियों का विभाजन है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। अब बोलो। अच्छा, ऑप्शन 2 ही दिया था। हाँ, तो तीसरा ऑप्शन तुम अपने हिसाब से बताओ। दोनों जैसी कोई चीज नहीं होती। शाबाश। ठीक है, भारत के संविधान को क्या कहा जाता है? अर्ध संघीय संविधान कहा जाता है। ठीक है, अब किसने कहा अर्ध संघीय?
क्यों कहा जाता है बेटा? ये तो मेरा मेन क्वेश्चन है। कौन कौन सी चीजें? वो अभी मैंने दो चार बता दी है ना। तो ये सही है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक संविधान है। किसने कहा था अर्ध संघात्मक? किस विद्वान ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा है? अच्छा, ऑप्शन दू? लो चार ऑप्शंस। ए वाले है, कुछ है एक और इशराफिल ए। हाँ, बी वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सी? हाँ, तुक्के मार रहे हो तुम लोग, मेरे को पता है 1 2। और डी 1 2 3 है ना। और बाकी लोग नन ऑफ द अबव, वो ऑप्शन ही नहीं है। अब बताओ, केसी वीरे ने कहा है भारतीय संविधान अर्ध संघीय संविधान है। ठीक है, ये तो हुई फैक्ट की बातें जो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। ठीक है, बट प्रश्न ये है कि क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो हेडिंग दो, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? नंबर 1, एकल संविधान। देखो नंबर 1, एकल संविधान। एक ही संविधान है बेटा हमारे देश में, है ना। क्या बेटा? भारतीय संविधान की विशेषता में पहली विशेषता एकल संविधान, और एकल संविधान होने की वजह से नागरिकता भी एकल ही है। तो दूसरा पॉइंट, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, इन दोनों पॉइंट्स को समझाने की जरूरत है? नहीं। चलिए फिर लिखे पॉइंट नंबर 3, है ना। इसमें लिखिए अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या है बेटा? अनुच्छेद 3 नहीं, वो भाग 3 है, मैं अनुच्छेद 3 बोल रहा हूं। राज्य का नाम परिवर्तन होता है ना। और कौन बताएगा ऐसे? राज्य को मिलाना, मिलाना इन द सेंस जहां मैंने सवाल पूछा आपस में तुम लोगों की बातें शुरू, है ना। इशाफे अनुच्छेद 3 शिवानी, पूरा होता तो तुम्हारे तक नंबर ही नहीं पहुंचता ना बेटा।
अब वो कहाँ गया मेरा प्रिय छात्र? लाइब्रेरी में? क्यों नहीं आया आज? अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इसलिए नहीं आया। कल मिला उससे मुझे क्लास से वो। हाँ, क्या बोल रहे थे बेटा? नहीं नहीं, वो अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 3 कहता है, लिखो फिर समझाता हूँ। अनुच्छेद 3 डैश करके लिखना। संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य क्षेत्र के नाम सीमा एवं क्षेत्रफल, नाम सीमा और क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं। संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य क्षेत्र के नाम, सीमा और क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। उदाहरण के तौर पे अभी इसी साल क्या किया गया बेटा? केरल का नाम परिवर्तित करके केरलम कर दिया गया। ठीक है, ये किसने किया? संसद ने। ठीक है, कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांटकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बना दिया गया। बिहार को 2 भागों में बांट के बिहार और झारखंड बना दिया। मध्य प्रदेश को 2 भागों में तोड़कर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो गया। उत्तर प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटकर उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल कर दिया। बाद में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया। ये सारे अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संसद मतलब केंद्र के पास। तो राज्यों की अपनी कोई सहमति है क्या? नहीं। उनसे कुछ पूछ रहे क्या? नहीं। ठीक है, जब चाहे तब संसद किसी भी राज्य को बदल सकती है, उसके क्षेत्र को बदल सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, और इसके लिए राज्य की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर? और ये अधिकार किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ संसद के पास। वो चाहे तो करे, चाहे तो न करे। उदाहरण के तौर पे पिछले कुछ समय से जब ममता दीदी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी, ठीक है, वो लगातार केंद्र से ये मांग कर रही थी कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बंग प्रदेश या बंगाल कर देना चाहिए। ठीक है, बट केंद्र नहीं सुन रहा था। क्लियर? क्योंकि केंद्र को नहीं लग रहा था कि ऐसा किया जाना चाहिए। अब अगर शुवेंदु अधिकारी कहे तो शायद मोदी जी मान जाए, बंगाल कर दिया जाए या बंग प्रदेश कर दिया जाए। ठीक है, और एक जेन्युइन सा रीज़न था ममता दीदी का ये डिमांड करने का। ठीक है, कि पश्चिम बंगाल इसलिए रखा गया था कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में, ठीक है, तो वो नाम तब से चला आ रहा है, अंग्रेज़ों के ज़माने से। क्लियर? और पश्चिम बंगाल भारत के पूर्व में होकर भी पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और तीसरी चीज़, पश्चिम बंगाल शब्द वो औपनिवेशिक मानसिकता का परिचायक भी है। क्या आप उसी नाम को लेकर चल रहे हो जो उपनिवेशिक शासन ने रखा? ठीक है, इसलिए ममता दीदी ये चाह रही थी कि नाम बदल दिया जाए। पश्चिम बंगाल की जनता ने उन्हें बदल दिया। ठीक है, ये चीज़। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है बेटा? राज्यों का जो अस्तित्व है वो किस पे निर्भर है? केंद्र पर, संसद पर। संसद जब चाहे तब, जैसे चाहे वैसे राज्यों को परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, एक अच्छा खासा राज्य था उत्तर में, जम्मू कश्मीर, बेचारे को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया 2 टुकड़े करके। ठीक है, तो ये किसके पास है अधिकार? संसद के पास। अनुच्छेद 3 समझ में आ गया? इसकी प्रक्रिया क्या है ये मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा जब भाग 1 पढ़ेंगे तब। ठीक है, प्रक्रिया अभी नहीं बताई है, अभी सिर्फ इतना याद रख लो कि संसद के पास ये अधिकार होता है। डन? इसके बाद नंबर 4, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका।
ठीक है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है बेटा? कि जो न्यायपालिका है वो एक ही संरचना में निर्मित है, जिसके शीर्ष पर क्या है? उच्चतम न्यायालय, मध्य स्तर पर उच्च न्यायालय और अधीनस्थ स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है। और एक ही संरचना में मतलब हुआ कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों पर नियंत्रण रखेगा, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखेगा, एक विभाग के रूप में कार्य करता है। तो ये हुआ किसका मतलब शब्द का? एकीकृत का। और स्वतंत्र क्यों? क्योंकि न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ना तो कार्यपालिका द्वारा और ना ही विधायिका द्वारा। तो उस हिसाब से भारत की न्यायपालिका क्या हो गई बेटा? स्वतंत्र हो गई। स्वतंत्र इसलिए कि कार्यकरण में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उसी तरीके से जैसे मेरी क्लासेस में बाहरी तत्वों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, राइट? तो क्लास हमारी है, डिसीजन हम लेंगे, किसी तरह का कोई आउटर इंटरफेरेंस नहीं है। उसी तरीके से न्यायपालिका के कार्यों में भी कार्यपालिका या विधायिका की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं होता। उस दृष्टिकोण से भारतीय न्यायपालिका क्या हो गई बेटा? स्वतंत्र हो गई। ठीक है। और एकीकृत इस प्रकार से कि पूरी की पूरी जो न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो एक ही संगठन के रूप में स्थापित है। ठीक है। ये पूरा एक न्यायिक व्यवस्था है। समझ में आ गया? एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है? कोई डाउट? किस पे? न्यायपालिका पे। संवैधानिक रूप से रखेगा, संविधान खुद रखेगा। न्यायपालिका खुद जो संविधान का व्याख्याता है वो संविधान के अनुसार अपने कार्यों को संचालित करेगा। हाँ, अगर कभी न्यायपालिका अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने की कोशिश करती है तो वहाँ उसे रोका जाएगा, बट अन्यथा उसके कार्य में स्वतंत्रता है। ठीक है। आगे बताऊंगा कि अगर न्यायपालिका गलत करना शुरू कर दे तब क्या होगा। ठीक है। क्योंकि आजकल न्यायपालिका फिर ये काम करना शुरू कर रही है। ठीक है। सो एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका क्लियर। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, शक्ति का विभाजन। और ये किस अनुसूची में लिखा हुआ है? अनुसूची 7। ठीक है। ये अगली विशेषता है। अब ये विशेषता कैसे हुई समझो। जब हम बात करते हैं अनुसूची 7 की, तो अनुसूची 7 में क्या लिखा हुआ है बेटा? 3 सूचियां दी हुई है ना? कौन कौन सी? केंद्र सूची नहीं बेटा, संघ सूची, है ना? पॉलिटी एक ऐसा विषय है जहां पे शब्दों का अत्यंत महत्व है। ठीक है। दूसरी सूची राज्य सूची और तीसरी सूची समवर्ती सूची। शाबाश। ठीक है। इतना तो तुम लोगों को पता है। अब प्रश्न अगला ये है कि संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केवल संसद ही कानून बना सकती है उन विषयों पर जो संघ सूची में दिए हुए हैं। उदाहरण के तौर पे राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश मामले। ठीक है। ये कौन से मामले हैं? संघ सूची के मामले हैं। और इन संघ सूची के विषयों में कानून निर्माण का अधिकार किसके पास है?
संसद के पास। और शब्द क्या लिखा है उसके आगे? केवल। मतलब यहां पर क्या है? संसदीय एकाधिकार है। संसद के अलावा कोई कानून बना ही नहीं सकता, किसी भी परिस्थिति में नहीं बना सकता। आगे बात समझ में इतना संघ सूची के बारे में? कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? नहीं? चलिए फिर आगे बढ़े। अब आ जाते हैं किस पे? राज्य सूची पर। तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य विधायिका के पास। ठीक है, किंतु क्या राज्य विधायिका के पास एकाधिकार है? उत्तर है नहीं। ठीक है, संघ सूची के विषयों पर तो संघ के पास या संसद के पास एकाधिकार है, किंतु राज्य सूची के विषयों में राज्य विधायिका के पास एकाधिकार नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में राज्य विधायिका कानून बनाएगी, किंतु विशिष्ट आधार पर संसद भी कानून बना सकती है। मतलब राज्य सूची में क्या राज्य विधायिका का एकाधिकार है बेटा? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि संसद भी कानून बना सकती है। अब सामान्य सा प्रश्न है कि कब संसद कानून बनाएगी? तो पहली कंडीशन, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। पहली कंडीशन अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। और क्या है अनुच्छेद 249? याद नहीं है सर, है ना? शाबाश। याद नहीं है सर, शाबाश। इधर याद नहीं है सर, इधर याद नहीं है सर। और कौन है सर? शक्ल याद करने दो, अभी तो इतने ही याद आ रहे हैं। हाँ बेटा, 249 नहीं याद है ना? शाबाश, है ना? और भी कोई था पिछले बैच में? ईमानदारी से बता दो। पिछला बैच मैंने पिछले साल पढ़ाया था झारखंड वालों का, उसमें से कुछ बच्चे अभी भी मौजूद है ना क्लास में, रिवीजन करने बैठे हुए, है ना? वो एक बच्चे को समझ में आ गया कि अब सर पूछेंगे तो गायब हो गया। है ना? 249 कहता है कि राष्ट्र हित में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो अगर कभी राष्ट्र हित में आवश्यक हो तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ये कहाँ लिखा हुआ है? 249 में। क्लियर? ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन, अनुच्छेद 250 के अंतर्गत। अब अनुच्छेद 250 क्या है? फिर हमें याद नहीं है। अनुच्छेद 250 कहता है बेटा कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वैसे ही राज्य सूची परिवर्तित हो जाती है किसमें? समवर्ती सूची में। ठीक है, मतलब जैसे ही 3 तरह के आपातकाल है इस देश में, आगे हम पढ़ेंगे।
एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्य आपातकाल और तीसरा वित्तीय आपातकाल। तो जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राज्य सूची अपने आप परिवर्तित हो जाती है किसमें? समवर्ती सूची में, है ना। और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है, संसद के पास भी और राज्य की विधायिका के पास भी। आ गई बात समझ में? तो जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा, अनुच्छेद 250 के अंतर्गत राज्य सूची हो गई समवर्ती सूची। क्लियर? उसके बाद तीसरी कंडीशन है अनुच्छेद 252 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 252 याद रखना आसान है। जब दो या अधिक राज्य संसद से निवेदन करें, ठीक है। मतलब मान लो बिहार और झारखंड ने संसद से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे लिए एक कानून बना दीजिए, विषय राज्य सूची का है, हमारा ही अधिकार है, बट हम क्या चाहते हैं कि बिहार और झारखंड में एक जैसा कानून बन जाए। हम बनाएंगे तो अलग अलग बनेगा। एक काम कीजिए, आप बनाइए और दोनों में लागू कर दीजिए। तो वो होता है अनुच्छेद 252 के अंतर्गत, जब राज्य निवेदन करता है संसद से। और कितने राज्य करेंगे? कम से कम 2। तो 2 या अधिक राज्य जब संसद से निवेदन करते हैं, तब भी संसद क्या कर सकती है? राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। किंतु याद रखना, बनाएगी या नहीं बनाएगी ये किसका निर्णय है? संसद का। वो चाहे तो बना दे, चाहे तो मना कर दे कि मैं नहीं बना के दे रहा, देख लो तुम्हें जो करना है कर लो, ये भी संभावना है। क्लियर? तो यहाँ पे इसीलिए हमने क्या लिखा है? निवेदन। ठीक है, निवेदन मानना अनिवार्य होता है क्या? नहीं ना, वो तो रिक्वेस्ट है, राइट। मानना नहीं मानना संसद की मर्जी। तो तीनों कंडीशन समझ में आ गई। उसके बाद चौथी कंडीशन, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत और अनुच्छेद 253 क्या कहता है? किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए अगर राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाना है तो भी वो कौन बनाएगी? संसद। राज्य का वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं होगा। आई बात समझ में? उदाहरण के तौर पे पिछले कुछ समय से हम क्या बात कर रहे हैं बेटा कि सिंधु जल समझौता जो है वो हमने निरस्त कर दिया है। हम कह रहे हैं इसकी दोबारा समीक्षा होगी और हम ये भी कह रहे हैं कि इसके शर्तों को दोबारा निर्धारित किया जाएगा। अब जैसे ही दोबारा शर्तें निर्धारित होगी फिर उन शर्तों के परिणाम स्वरूप चाहे जम्मू कश्मीर, चाहे लद्दाख, चाहे हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उन पे किसी भी तरह का प्रभाव पड़े, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकते। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है। उसी तरीके से किस देश का न्यूक्लियर परमाणु संयंत्र कहाँ लगेगा उसके लिए ज़मीन चाहिए या नहीं चाहिए? हवा में तो नहीं बना सकते। और ज़मीन किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। तो कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है, किंतु वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संधि है। उदाहरण के तौर पे भारत और रूस के बीच कि कुडनकुलम में परमाणु संयंत्र बनाया जाएगा। अब कुडनकुलम की ज़मीन किसके अंतर्गत है? राज्य के अधीन। बट क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधि है, राज्य की मानेंगे क्या हम? तमिलनाडु की सुनेंगे क्या हम? नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए राज्य सूची के किसी भी विषय में कानून बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 253 के अंतर्गत। आ गई बात समझ में? कोई डाउट नहीं? अब आते हैं पांचवी कंडीशन। पांचवी कंडीशन है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 356 क्या है बेटा? राज्य आपातकाल। ठीक है, तो जब किसी भी राज्य में आपातकाल लगेगा तो उस राज्य की विधायिका को निलंबित कर दिया जाएगा या फिर बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब जब राज्य की विधायिका ही नहीं है तो उस स्थिति में राज्य के लिए कानून कौन बनाएगा? तो वो अधिकार संसद अपने पास ले लेती है। क्लियर? तो ये वो 5 परिस्थितियां हैं जहां पर राज्य सूची के विषय पर संसद भी कानून बना सकती है। कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? हाँ बेटा, एक बार देख लो, पढ़ लो, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये 5 कंडीशन मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे, है ना? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े? नहीं है ना? हाँ तो बेफिक्र होके बोलो ना कि नहीं है डाउट। ठीक है, अब बात करें समवर्ती सूची की। ठीक है, तो समवर्ती सूची में कानून कौन बना सकता है? संसद एवं राज्य विधायिका दोनों ही कानूनों का निर्माण कर सकती है। ठीक है, और अगर किसी कानून पर दोनों के मध्य टकराव हुआ तो अगर किसी समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाया, मान लो, ठीक है, राज्य ने भी बनाया, केंद्र ने भी बनाया, ठीक है, और दोनों कानून एक दूसरे के विरोधी है, तो उस स्थिति में क्या होगा बेटा? टकराव की स्थिति में संसदीय कानून प्रभावी होगा। ठीक है, किंतु हमेशा नहीं होगा। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी है जहां पर टकराव होने के बावजूद भी राज्य का कानून प्रभावी होगा संसदीय कानून की तुलना में। ठीक है, बट वो परिस्थिति क्या है आगे बताऊंगा। ठीक है, और आगे इसलिए बताऊंगा क्योंकि अभी राज्यपाल नहीं पढ़ा है तुम लोगों को, तो तुम्हें राज्यपाल नहीं पता, उसके अधिकार नहीं पता, अनुच्छेद 200 नहीं पता, 201 नहीं पता। ठीक है, तो फिर अभी मैं कितनी भी यहाँ पे रामायण गा लूँ तुम लोगों को समझ में नहीं आने वाला। इसलिए अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि समवर्ती सूची के विषयों पे कानून निर्माण का अधिकार दोनों के पास है, संसद के पास भी है और राज्य विधायिका के पास भी है। किंतु अगर किसी स्थिति में टकराव होता है दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों में, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। ठीक है, अब प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया जाता है, प्रत्येक परिस्थिति में समवर्ती सूची के विषयों में संसदीय कानून प्रभावी होगा। सही है गलत है? सही है? कितने लोग कह रहे हैं सही है? हमेशा नहीं होगा ना, अभी तो मैंने वहां लिख दिया बड़े बड़े शब्दों में, हमेशा नहीं, और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है हमेशा। उस वर्ड की वजह से वो स्टेटमेंट गलत हो गया। बट अगर वो वर्ड नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है कि समवर्ती सूची के विषयों में
संसदीय कानून अधिक प्रभावी होता है, तो ये सही है। ठीक है, तो ऐसे फंसाया जाता है बेटा तुम लोगों को प्रीलिम्स में। ठीक है, तुम वो हमेशा शब्द को नज़रअंदाज कर देते हो, वो बोलते हो हाँ ये तो सही है। ठीक है, और आया हुआ क्वेश्चन गलत करके आ जाता। ठीक है, और आजकल तो नेगेटिव मार्किंग भी होना शुरू हो गई है ना। झारखंड में है नेगेटिव मार्किंग? नहीं है अभी, बिहार में है ना। मध्य प्रदेश ने भी शुरू कर दिया है नेगेटिव मार्किंग करना। तो अगला नंबर झारखंड का भी हो सकता है बेटा कि नेगेटिव मार्किंग चलो तुम लोग भी लो, है ना। ये जो तुम लोगों का 100 आउट ऑफ 100 वाला जो सिनारियो है, इसे बंद करो। सो तीनों सूचियाँ समझ में आ गई। कौन कानून बना सकता है ये भी समझ में आ गया। शब्द पे ध्यान रखना एकाधिकार है। ठीक है, दूसरा राज्य विधायिका के साथ साथ संसद भी बना सकती है। तीसरा दोनों बना सकते हैं, किंतु टकराव की स्थिति में संसदीय कानून, किंतु हमेशा नहीं। राइट, इसके बाहर प्रीलिम्स नहीं जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से। अभी तक जितना पढ़ा है उसमें, इसको आगे और विस्तार से भी पढ़ना है अभी। ठीक है, ये हो गया। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, अब इसमें लिखिए अवशिष्ट सूची में यह एक काल्पनिक सूची है। यह एक काल्पनिक सूची है जिसमें वे सभी विषय शामिल हैं, जिसमें वे सभी विषय शामिल है जो सातवीं अनुसूची के जो सातवीं अनुसूची में निहित नहीं है। सातवीं अनुसूची में निहित नहीं है। क्या छूटा? सातवीं अनुसूची में निहित नहीं है। ऐसे प्रत्येक विषय को अवशिष्ट विषय मानते हुए, ऐसे प्रत्येक विषय को अवशिष्ट विषय मानते हुए संसदीय अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। संसदीय अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ था बेटा, जब संविधान बना तब जितने विषय इन लोगों के ध्यान में आए, उन्होंने क्या किया, उन्हें इन सूचियों में लिख दिया। अब कुछ ऐसे भी विषय आ गए जो उस समय सोचे ही नहीं गए। उदाहरण के तौर पे परमाणु ऊर्जा। हमारे संविधान निर्माताओं को कहाँ पता था कि परमाणु ऊर्जा और परमाणु शक्ति भी एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाएगा। ठीक है, या फिर बाहरी अंतरिक्ष, आउटर स्पेस, सोचा ही नहीं था हमारे संविधान निर्माताओं ने कि अंतरिक्ष भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, या फिर अभी की स्थिति की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस समय तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो वो विषय है ही नहीं, उससे जुड़े हुए कानून कौन बनाएगा। तो हमने क्या लिख दिया संविधान में कि ऐसा कोई भी विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, वो कहाँ पर है, अवशिष्ट सूची में। ठीक है, और जो अवशिष्ट सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया, संसद को। ठीक है, तो महत्वपूर्ण कौन हो गया बेटा, संसद। आई समझ में? ऐसी कोई सूची है नहीं, क्योंकि क्या लिखा है हमने, काल्पनिक है। ठीक है, बाकी तीनों सूचियां तो मौजूद है संविधान में, लिखा हुआ है 1 से लेकर 100 तक संघ सूची में।
ठीक है, बट अवशिष्ट सूची में कुछ नहीं लिखा है। हमने बस ये मान लिया है कि जो उन तीनों में नहीं लिखा है वो कहाँ लिखा है, वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गई अवशिष्ट सूची। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, राज्यपाल। कौन है बेटा राज्यपाल झारखंड के? शाबाश, तुम लोगों के दोस्त हैं ना, इसलिए ऐसे नाम ले रहे हो। राज्यपाल है बेटा। महामहिम शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम के आगे। ठीक है, तो महामहिम, ठीक है, ये संवैधानिक भाषा है ना। हम आम बोलचाल में थोड़ी ना, हम सिविल सेवा में जाने वाले हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हो, है ना। तो प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते प्रशासनिक शब्दावली का भी प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ये तुम्हें अन्य अभ्यर्थियों से बेहतर प्रदर्शित करेगा। ठीक है, एक वो जो संतोष गंगवार कह रहा है और एक वो जो महामहिम संतोष गंगवार कह रहा है, फर्क है ना। ठीक है, तो राज्यपाल का जो पद होता है वो जब संघीय व्यवस्था होती है, संघीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख तो होता है, किंतु उसका निर्वाचन होता है किसके द्वारा, राज्य की जनता के द्वारा। ठीक है, जैसे अमेरिका में प्रत्येक प्रांत का एक गवर्नर है और उस प्रांत के गवर्नर का निर्वाचन कौन करता है, अमेरिका की जनता। ठीक है, किंतु भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में क्या राज्यपाल का निर्वाचन होता है? नहीं, राज्यपाल क्या होता है, नियुक्त होता है। कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति, है ना। और राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, किंतु राज्यपाल किसका कार्यकारी प्रमुख है, राज्य का। आई बात समझ में? मतलब क्या हुआ, राज्यपाल की जिम्मेदारी किसके लिए, राज्य के लिए, राज्य के लिए। ठीक है, बट वो नियुक्त और हटाया किसके द्वारा जा रहा है, तो वो किसकी सुनेगा, राष्ट्रपति की। आई बात समझ में? सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो तुम लोगों को पॉलिटी पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी, मेरी। ठीक है, बट मुझे नियुक्त किसने किया, इंस्टीट्यूट ने। हटाएगा कौन, तो मैं सुनूंगा किसकी, तो तुम लोगों की सुनूंगा क्या। बस वही हाल है राज्यपाल का बेटा। आई बात समझ में? मतलब जिसके प्रति मेरी जिम्मेदारी है उसके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, जवाबदेही किसी और के प्रति। इसीलिए राज्यपाल को क्या कहा जाता है, राज्य में केंद्र का अभिकर्ता। एक एजेंट के रूप में काम करता है राज्यपाल राज्य में, किसकी तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। क्योंकि नहीं करेगा काम तो हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए झगड़े चलते रहते बेटा, हेमंत सोरेन सरकार और राज्यपाल के खिलाफ। ठीक है, इसीलिए झगड़ा होते रहता था पहले ममता दीदी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के बीच में। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो नज़र आते हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच के विवादों के। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये भारतीय संघ को एक अलग विशेषता प्रदान करता है। लिखो इसमें, राज्यपाल लिखा, हेडिंग दिया, लिखिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों के कार्यकारी प्रमुख के रूप में, राज्यों के कार्यकारी प्रमुख के रूप में, कार्यकारी प्रमुख के रूप में राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है। किंतु राज्यपाल की नियुक्ति, किंतु राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, की जाती
है तथा तथा उन्हें पद से तथा उन्हें पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप राज्यपाल राज्य में केंद्र के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। केंद्र के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। आई बात समझ में? राज्यपाल का पद समझ में आ गया। अगला पॉइंट, अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा कितनी अखिल भारतीय सेवा है बेटा? 3। कौन कौन सी? आईएएस, आईपीएस और भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। ये 3 ही सेवाएं ऐसी है जो अखिल भारतीय सेवाएं है। और ये तीनों सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं क्यों है बेटा? क्यों यही 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं? चलो, एक साधारण सा प्रश्न, तुम लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हो बेटा? किस चीज की? अरे कि जिस चीज की तैयारी कर रहे हो वही नहीं पता है। राज्य लोक सेवा आयोग। हाँ, किस चीज की तैयारी कर रहे हो बेटा? मुझे भी पता चले थोड़ा। पीसीएस की, स्टेट पीसीएस। ओके। झारखंड लोक सेवा आयोग। अच्छा, आयोग नहीं। तुम लोग तैयारी कर रहे हो लोक सेवा की, लोक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना? क्यों बोलते रहते हो जेपीएससी की तैयारी कर रहे? जेपीएससी तो वो आयोग है जो परीक्षा लेगा। परीक्षा कौन सी है? लोक सेवा परीक्षा, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, वो आयोग है कि हम सर जेपीएससी की तैयारी करें। जेपीएससी की एग्जाम थोड़ी ना होता है, सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन, बीपीएससी का एग्जाम थोड़ी ना होता है। आयोग में भर्ती हो रहे हो तुम लोग? नहीं ना, प्रशासन में भर्ती हो रहे हो। अब अगर मैं कहूं लोक सेवा की परिभाषा क्या है तो कौन बताएगा? जनता की सेवा। शाबाश। क्या है बेटा लोक सेवा? लोगों की सेवा है ना? वेरी गुड। जनता की सेवा नहीं बना तो लोगों की सेवा। तुम लोग लोक सेवक बनना चाहते हो ना? हाँ या ना? इसमें भी कन्विक्शन नहीं है। यहां तो थोड़ा जोर लगा दो कि हाँ सर बनना चाह रहे हैं। और लोक सेवा क्या है यही नहीं पता। सोचो इंटरव्यू में अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे तो फिर क्या करोगे? सर नहीं पता। बोलेगा बेटा तू प्रीलिम्स और मेंस क्लियर तो कर गया बट तुझे तब भी नहीं रखूंगा। क्या? राज्य के हित के लिए सेवा, है ना? शाबाश। और
जो अनअवेयर होते हैं। हाँ, क्या है बेटा लोक सेवा? बोलो, तुम्ही से पूछ रहा हूँ। संविधान के हित में रहकर सेवा करना। शिवानी बात नहीं बेटा। और कोई? लोक सेवा क्या है? लोक कल्याण कार्य करना, है ना? बोलो। लोक सेवा किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा किया गया वो कार्य है जहां पे हथियार अथवा शस्त्र का प्रयोग किए बिना जनता की भलाई के लिए कार्य किया जाएगा। दो ही तरह की सेवाएं होती है बेटा, एक सैन्य सेवा और दूसरी लोक सेवा। सैन्य सेवा की परिभाषा ये है कि जहां पे हथियार अथवा बल का प्रयोग करते हुए जनता के हित में या देश के हित में कार्य किया जाएगा, वो सैन्य सेवा होगी। और लोक सेवा जहां पर कानून के क्रियान्वयन, नीतियों को लागू करके एवं प्रशासनिक गतिविधियों के माध्यम से जनता की सुविधाओं को, जनता के हितों को सुनिश्चित किया जाएगा, उसे हम कहते हैं लोक सेवा। तो इसमें हथियारों का प्रयोग, बल का प्रयोग वर्जित है। केवल उसी स्थिति में किया जा सकता है जब आपके पास कोई अन्य विकल्प मौजूद ना हो। मतलब एक तरह से लोक सेवा में बल का प्रयोग या हथियार का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपको जनता की भलाई के लिए कार्य तो करना है, वो तो सैनिक भी करते हैं, बट अंतर क्या है? सैनिक हथियारों के माध्यम से कर रहे हैं, तुम्हें बिना हथियारों के करना है। बिना हथियारों के कैसे होगा? निर्णय लागू करके, योजनाएं निर्मित करके, उन योजनाओं को क्रियान्वित करके। इसीलिए इसे लोक सेवा कहा जाता है। ठीक है। अब ये लोक सेवा दो तरह की है मुख्य रूप से। कौन कौन सी? एक संघीय लोक सेवा और दूसरी राज्य लोक सेवा। तुम लोग किसकी तैयारी कर रहे हो? हाँ, अब कन्विक्शन आया कि हाँ, अब पता चला कि राज्य लोक सेवा की तैयारी कर रहे हैं। शाबाश, है ना? तो जब राज्य लोक सेवा की बात होती है तो राज्य लोक सेवा में जितने भी कर्मचारी है या जितने भी अधिकारी है, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। उनकी पदस्थापना राज्यपाल, जिसे तुम लोग पोस्टिंग कहते हो, है ना? हालांकि हिंदी मीडियम के हो, बट पोस्टिंग तुम्हारे लिए ज़्यादा ही ईजी है ना? उसके अलावा स्थानांतरण, ट्रांसफर, वो भी राज्यपाल ही करेगा। उसके अलावा पदोन्नति, वो भी राज्यपाल करेगा। तुम्हें निलंबित कौन करेगा? वो भी राज्यपाल करेगा। और तुम्हें बर्खास्त कौन करेगा? वो भी राज्यपाल करेगा। मतलब समस्त अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास। चेयरमैन? चेयरमैन कौन? चेयरमैन कहां से है? फिर तुम आयोग में पहुंच गए। कहां से आया राज्यपाल बेटा? कौन से चीज का चेयरमैन आ गया? चांसलर होता है, चेयरमैन वहां भी नहीं कहते। हाँ, और कोई सवाल था पीछे? तो ये हुआ राज्य लोक सेवा का काम, ठीक है। बट संघीय लोक सेवा की जब हम बात करते हैं तो इसे फिर दो भागों में बांटा जाता है।
एक अखिल भारतीय सेवा और दूसरा केंद्रीय सेवा। ठीक है, अब जब हम केंद्रीय सेवा की बात करते हैं तो ये सारे काम कौन देखेगा? केंद्र सरकार। मतलब जो राजस्व अधिकारी होते हैं ना, आईआरएस वाले, रेवेन्यू सर्विसेज वाले, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज वाले होते हैं, रेलवे वाले होते हैं, ये सारी की सारी उनकी ट्रांसफर, प्रमोशन, अपॉइंटमेंट, ये सब कौन देख रहा है? केंद्र सरकार। ठीक है, बट हमारा पॉइंट क्या है? अखिल भारतीय सेवा। तो अखिल भारतीय सेवा के जो भी कर्मचारी है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। उनको बर्खास्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। किंतु उनका पोस्टिंग मतलब पदस्थापना, उनका ट्रांसफर, उनका प्रमोशन और सस्पेंशन, ये सब कौन करेगा? राज्य सरकार। आई बात समझ में? मतलब अपॉइंट कर देगा प्रेसिडेंट किसी एक स्टेट में, मान लो झारखंड में कर दिया। अब झारखंड में उसे कहाँ पोस्टिंग देना है, कहाँ नियुक्ति होनी है उसकी, उसका ट्रांसफ़र कब होना है, उसे प्रमोशन देना है या नहीं देना है, या उसे सस्पेंड करना है या नहीं करना है, ये सब किसकी जिम्मेदारी? राज्य सरकार की। ठीक है, किंतु अगर उसे हटाना ही हो, उसकी सेवाएं ही समाप्त करनी हो, तो फिर अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अखिल भारतीय सेवा का जो कर्मचारी होता है, ठीक है, वो किसकी सुनेगा बेटा? व्यवहारिक तौर पे देखा जाए तो यहां सुनेगा ना, बट उसे काम किसके लिए करना है? दोनों के लिए। नियुक्ति में वो कहां पर है? राज्य में ना, झारखंड में। तो काम उसको झारखंड के लिए करना है ना, झारखंड की जनता के लिए करना है। ठीक है, बट वो सुन किसकी रहा है बेटा? केंद्र की। ठीक है, तो हेमंत सोरेन साहब की सुनेगा क्या? जो आईएएस अधिकारी होगा वो हेमंत सोरेन साहब की सुनेगा? नहीं सुनेगा। ठीक है, अगर ऑर्डर वहां से आ गया केंद्र से, तब तो और नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सस्पेंशन। वहाँ क्या होगा? टर्मिनेशन, सीधे सेवा समाप्त। आई बात समझ में? तो अखिल भारतीय सेवा के जो कर्मचारी होते हैं वो भी एक तरह से केंद्र के नियंत्रण में ही होते हैं और राज्य में कार्यरत होते हैं। आगे बात समझ में? चलो तो फिर लिखो इसके आगे, अखिल भारतीय सेवा में आगे डैश करके लिखो। संघ का मतलब दोनों जिसमें शामिल हो जाए, केंद्र भी और राज्य भी, दोनों शामिल हो जाए, वो संघ हो गया। ठीक है, चलो लिखो इसमें अखिल भारतीय सेवा में, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं हैं जहां जहां कर्मचारियों को केंद्र तथा राज्य दोनों के प्रति, केंद्र तथा राज्य दोनों के प्रति अपने कर्तव्यों का, दोनों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन, दोनों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है, करना होता है। किंतु इन कर्मचारियों का
प्रशासनिक नियंत्रण, इन कर्मचारियों का प्रशासनिक नियंत्रण प्रमुख रूप से केंद्र सरकार के पास होता है, प्रमुख रूप से केंद्र सरकार के पास होता है। अतः यह कर्मचारी राज्य क्षेत्र में केंद्रीय अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, केंद्रीय अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। आ गई बात समझ में? अगला पॉइंट नंबर 9 है ना, प्रशासनिक निर्देश। इसमें लिख लो पहले, फिर समझाता हूं। अनुच्छेद 256 और 257 के अंतर्गत, नहीं पूछ रहा बेटा अब सवाल, मुझे समझ में आ गया, तुम लोगों ने कुछ रिवाइज नहीं किया। अच्छा ये पता है, अनुच्छेद 256 और 257 के अंतर्गत केंद्र राज्यों को प्रशासनिक निर्देश दे सकता है, प्रशासनिक निर्देश दे सकता है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक संचार की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखना इत्यादि। लोक व्यवस्था को बनाए रखना इत्यादि। इतना समझ में आ गया कि केंद्र क्या कर सकता है, किसी भी राज्य को दिशा निर्देश जारी कर सकता है, किंतु लिखो आगे, किंतु यदि राज्य द्वारा इन प्रशासनिक निर्देशों का उल्लंघन किया जाए, अथवा पालन न किया जाए, उस स्थिति में राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है। राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है। इसका साधारण शब्दों में मतलब क्या हुआ बेटा? या तो तुम लोग मेरी बात सुनोगे या फिर आपातकाल लगा दिया जाएगा। आगे बात समझ में? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत का संविधान कह रहा है कि 256, 257 के अंतर्गत अगर मैं किसी भी तरह का प्रशासनिक निर्देश दूँ तो उसका पालन करना तुम लोगों के लिए अनिवार्य है, ठीक है? और पालन न करने की स्थिति में राज्यों में आपातकाल लगा दिया जाएगा। बात समझ में आई गई होगी तुम लोगों को? तो जो भी निर्देश मिले
उसका शब्दशः पालन कर लेना बेटा। आगे बात समझ में? पॉइंट क्लियर है? ठीक है, लास्ट पॉइंट नंबर 10, बस, है ना। सशस्त्र बलों की तैनाती, सशस्त्र बलों की तैनाती। इसमें लिखिएगा बेटा, केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र में, केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र में सशस्त्र बलों को तैनात, सशस्त्र बलों को तैनात कर सकता है, सशस्त्र बलों को तैनात कर सकता है। इसके लिए राज्य की अनुमति, इसके लिए राज्य की अनुमति की आवश्यकता, राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो झारखंड में कितने कैंट एरिया है बेटा? एक, रामगढ़ कैंट। ठीक है, कौन डिसाइड करता है कि कैंट कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा? केंद्र सरकार। उस कैंट में कितनी आर्मी होगी, कितने सैनिक बल होंगे, ये कौन निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार। राज्य किसी भी तरह का हस्तक्षेप कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जैसे अभी पश्चिम बंगाल का जब चुनाव हुआ था तो किसने करवाया बेटा? सीआरपीएफ ने। बड़ी संख्या में सीआरपीएफ लगाई गई थी। किसने लगाई? केंद्र ने। क्यों लगाई? ताकि हिंसा ना हो। क्लियर? तो किसी भी राज्य में किसी भी तरह के सैन्य बलों का जो नियुक्ति की जाती है या उन्हें तैनात किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, वहाँ पे राज्य की मर्जी नहीं चलने वाली। ठीक है, टैंक भी यूज में लाए गए हैं बेटा पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान। ठीक है, हाँ वाकई में सीआरपीएफ भेजी गई है। ठीक है, टैंक भेजे गए हैं। ठीक है, और उसके अधीन में चुनाव हुए। ठीक है, और ये क्यों किया गया है? ताकि हिंसा को रोका जा सके। हिंसा करने के लिए नहीं बेटा, हिंसा को रोकने के लिए। तब जाके इतने सफल चुनाव हो पाए पश्चिम बंगाल में, 92% वोटिंग। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट पढ़ने के बाद क्या समझ में आ रहा है बेटा? कि भारत में विभाजन तो है, बट उस विभाजन में भी अधिक अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास। दो अलग अलग राजनीतिक क्षेत्र तो है, बट दो अलग अलग राजनीतिक क्षेत्रों के पास अधिकार समान है क्या? नहीं है। अधिक अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संघ केंद्र की ओर झुका हुआ है, या भारतीय संघ में राज्यों की तुलना में केंद्र के पास अधिक अधिकार मौजूद है? ठीक है, और इसी आधार पे भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है बेटा? अर्ध संघीय संविधान। क्योंकि संघ तो है, दो अलग अलग राज्य क्षेत्र तो है, किंतु उन राज्य क्षेत्रों में भी अधिक अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास। इसी वजह से वीरे साहब ने उसे क्या कहा? अर्ध संघीय संविधान। आई बात समझ में? तो अब निष्कर्ष लिख लो। निष्कर्ष, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य, केंद्र तथा राज्य, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य के रूप में, केंद्र तथा राज्य के रूप में दो राजनीतिक क्षेत्र मौजूद है,
दो राजनीतिक क्षेत्र मौजूद है, किंतु दोनों के मध्य अधिकारों एवं शक्तियों की समानता, दोनों के मध्य अधिकारों एवं शक्तियों की समानता मौजूद नहीं है। अधिकारों एवं शक्तियों की समानता मौजूद नहीं है। यह अधिकार केंद्र के समक्ष यह अधिकार केंद्र के समक्ष अधिकता में मौजूद है। केंद्र के समक्ष अधिकता में मौजूद है। इसीलिए भारतीय संविधान को के.सी. वीरे द्वारा अर्धसंघीय संविधान कहा गया। अर्धसंघीय संविधान कहा गया। इसके अलावा अलेक्जेंड्रोविच द्वारा इसे अपने आप में अनूठा संविधान कहा गया। अलेक्जेंड्रोविच द्वारा इसे अपने आप में अनूठा संविधान कहा गया। ठीक है, अपने आप में अनूठा संविधान का मतलब कि इसके जैसा कोई दूसरा संविधान है ही नहीं। यह अपने आप में इकलौता संविधान है जिसमें इतनी अलग अलग विशेषताएं हैं। और इसी आधार पर भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है बेटा? अर्धसंघीय संविधान। डन? कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? कोई डाउट नहीं? दो ही स्थिति में डाउट नहीं होते बेटा, या तो सब समझ में आ गया हो या कुछ भी समझ में नहीं आया। कौन सी स्थिति है तुम लोगों की? पहली वाली या दूसरी वाली? अच्छा, यहां भी दोनों स्थिति है, सब समझ में भी आ भी गया और कुछ नहीं समझ में आया। ऐसा कैसे बेटा? हाँ बेटा, ऐसा कैसे? रिवीजन की आवश्यकता है तब। चलो ठीक है, कितने दिन का समय चाहिए रिवीजन के लिए? आज हो जाएगा ना? क्यों नहीं हो पाएगा बेटा आज? कौन कहा आज नहीं हो पाएगा? हाँ, क्यों बेटा? हाँ, तो अभी यहाँ से घर जाने का करोगे क्या? पढ़ाई करना है? अच्छा, घूमना फिरना भी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। शाबाश, है ना? चलो, तो 2 दिन की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया कि भारत का संविधान लिखित संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान अधिक लचीला है कठोर की तुलना में। और भारत का संविधान किस तरह का है? अर्धसंघीय है। ठीक है, डन? और कोई सवाल नहीं? चलो तो फिर मेरा एक सवाल लिखो। तुम लोगों का सवाल नहीं होंगे तो मेरे सवाल होंगे बेटा, सिंपल है ना? जो पहले के बच्चे वो जानते हैं कि सर पूछ लेते हैं सवाल। लिखो, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था
केंद्र तथा राज्यों के मध्य, केंद्र तथा राज्यों के मध्य असमान शक्ति वितरण को, असमान शक्ति वितरण को संदर्भित करती है, असमान शक्ति वितरण को संदर्भित करती है, असमान शक्ति वितरण को संदर्भित। लोगों की हिंदी मुझसे भी ज्यादा कमजोर है। ठीक है, हाँ, संदर्भित करती है। उपरोक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में, उपरोक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान की विशेषताओं पर, उपरोक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। कितने शब्द में? 300। ठीक है, कब तक हो जाएगा? क्या बोला? क्या बोला? अच्छा, इधर से आवाज आई। कितने दिन में बेटा? 1 महीना, 1 हफ्ता? बोलो, कितना समय चाहिए? 2 दिन? हाँ, तुम लोगों को 2 दिन ही चाहिए होता है, कल तक हो जाना चाहिए। ठीक है, लिख लेना। डन। हाँ, तो भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग यूनियन के रूप में किया गया है। संघ के रूप में हम फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, बेशक उसे क्वासी फेडरल कहा जाता है, ठीक है, बट हम यूनियन है, संघ नहीं, फेडरेशन नहीं। ठीक है, वो क्यों है मैं बताऊंगा जब आर्टिकल 1 पढ़ेंगे ना, तब। डन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम लोगों ने देखे हैं? विगत वर्षों के प्रश्न नहीं ना? हाँ, सारी मेहनत टीचर करे, हम क्यों करें? हमने पैसे दे दिए, बात खत्म, है ना? हाँ, तो मुझे पता था ये सब काम तुम लोग तो करने नहीं वाले हो, राइट? तो जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जेपीएससी कह लो या फिर बीपीएससी कह लो, दोनों ही के एग्ज़ाम में पॉलिटी बहुत सेलेक्टिवली पूछा जा रहा है, बहुत डेप्थ में और बहुत कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे ऐतिहासिक विकास से कोई प्रश्न नहीं आ रहा है कि संवैधानिक विकास कैसे हुआ है। ठीक है, संविधान सभा से क्वेश्चन 1-2 नज़र आए हैं। ठीक है, तो उस सिनारियो में हमारे पास सिलेबस भी नहीं है बीपीएससी का बहुत डिटेल में। बीपीएससी के मेंस का सिलेबस भी अगर देखें तो पॉलिटी का सिलेबस 2 लाइनों का ही है बेटा। क्लियर? तो हम आधार किसे बनाएंगे? जेपीएससी के मेंस के सिलेबस को। ठीक है, कि जेपीएससी के मेंस के सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं हम उन्हें इन डेप्थ कवर करेंगे और वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन तुम लोगों के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और बीपीएससी में भी उसी लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जा रहा है। क्लियर? तो कल से हम शुरू करेंगे प्रस्तावना। पढ़ी है तुम लोगों ने? याद है प्रस्तावना? अगर याद है तो अच्छी बात है बेटा। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ी है तो कल क्लास में पढ़ के आ जाना एक बार, है ना? क्योंकि प्रस्तावना से एक सीधे 600-700 शब्द का प्रश्न पूछ लिया जाता है, लिखा हुआ है। वेरी गुड, डन। तो कल हम
भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उसे कंप्लीट कर ले कल। ठीक है, हो सकता है समय भी लग जाए। ठीक है, क्योंकि तुम्हें एक एक टॉपिक 700-700 शब्दों में लिखना है ना, तो कम से कम 1000 शब्दों में तो मुझे समझाना पड़ेगा तुम लोगों को, तब बात बनेगी। डन? चलिए फिर कल मिलते हैं।